हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कंपोनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक टाइमलाइन बना के बता देता हूँ कि क्या से कहाँ तक की स्टोरी चलेगी। तो मेडिवल हिस्ट्री में हमने कब से कब तक किया है, मतलब एक टर्म मैं आपको ऐसे बता दूं तो 1857 तक की हमने स्टोरी की है। बट उसके पैरेलली ही 15th सेंचुरी में एक इवेंट होता है 1498 में। एक पर्सन पोर्चुगीज इंडिया में आ जाता है 1498 में। उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में दुनिया को पता चलेगा और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स अब इंडिया में आना शुरू कर देंगे। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जब आएंगे तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर लोग आएंगे और इंडिया में ट्रेड करने के तरीके ढूंढेंगे। ठीक है। जिसमें जहांगीर इनको परमिशन दे देता है सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, या बाकी धीरे धीरे जो भी होगा वो हम आने वाले टाइम में इस तरह से पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्टोरी बेसिकली शुरू होगी 1757 से ऑनवर्ड्स। ठीक है। बेसिकली 1707 से ही शुरू हो जाती है हमारे पास, और हमारी स्टोरी चलेगी 1947 तक की। ठीक है। उसमें जो भी मेजर इवेंट्स हुए होंगे वो हम कवर करेंगे। पहले हमारे पास जो किंगशिप रहेगी, किंगशिप ख़त्म होगी तो उसके बाद हमारे पास कॉलोनियल रूल आ जाएगा। कॉलोनियल रूल भी हमारे पास दो पार्ट में रहेगा, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, एक टाइम रहेगा जब कंपनी रूल रहेगा, और एक फेज़ जब आएगा वो क्राउन रूल का आएगा। अब उस रूल के टाइम में ही इंडिया में हमारे पास तीन फेजेस आएंगे मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। पहला आ जाएगा मॉडरेट फेज। ठीक है। फिर आ जाएगा एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है। और फिर आ जाएगा गांधीयन फेज। तो इस तरह से फेजेस ख़त्म होंगे और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और 1948 में गांधी जी गांधी जी की असैसिनेशन हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ से देखने में। मूवमेंट में करवा दूंगा टाइम से। तो सबसे पहले एक पोर्टुगीज इंडिया में आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये कहाँ पर आता है? कैलीकट में। ये कैलीकट कहाँ पर है? केरला में। ठीक है। वहाँ पर ये बंदा आता है। और केरला क्या है? लैंड ऑफ स्पाइसेस। और यूरोप में क्या होती है? ठंड पड़ती है। यहाँ देखिए, अगर यूरोप को मैं ये समझूँ तो ये यूरोप ऊपर है, तो यहाँ पर क्या रहता है? कोल्ड टेम्परेचर रहता है। और कोल्ड टेम्परेचर में दो ही चीज़ें इंसान को सर्वाइवल करवा सकती हैं। पहली क्या आ जाएगी? स्पाइसेस, एंड दूसरा लिकर। लिकर तो इनको पता थी, स्पाइसेस इनको मिल नहीं रहे थे। वास्को डी गामा जैसे ही इंडिया में घुसेगा उसको से दिख जाएंगे स्पाइसेस, और ये स्पाइसेस की जो न्यूज़ होगी ये पूरे यूरोप में बता देगा। जब यूरोप में पता चलेगा कि इंडिया में स्पाइसेस मिल रहे हैं तो यहाँ से अब इंडिया के में आने का जो सिलसिला होगा वो बढ़ जाएगा। इनिशियली केम फॉर ट्रेड ओनली। दे वर नॉट इंडिविजुअल मर्चेंट्स बट रिप्रेजेंटेड देयर रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट्स। अब ये गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है। दे स्टार्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड देयर फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेटलमेंट कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑन द कोस्टल पार्ट्स। अब खुद समझो कि इतनी दूर से कोई दूसरी कंट्री के लोग आके इंडिया में फैक्ट्रीज क्यों एस्टेब्लिश करेंगे? वाई? ऑब्वियसली उनके जो रॉ मटेरियल होगा वो इनको यहाँ पर मिल रहा होगा, लाइक स्पाइसेस, लाइक इकोनॉमिक चीज़ें लाइक गोल्ड, ग्रेन्स, सब कुछ मिल रहा होगा यहाँ पर।
जो उनकी नीड का है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आगे एस्टेब्लिश होंगे। तो ये सब वो करेंगे यहाँ पर आगे। उसके बाद आगे का कोर्स देख लेते हैं। उसमें क्या था, इन द कोर्स ऑफ टाइम द कमर्शियल मोटिव टर्न इनटू टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। जहाँ पर सिर्फ फैक्ट्रीज का काम था, जैसे ही राजा वीक दिखेगा उनको, ये क्या करेंगे, ज़मीन हड़पने का तरीका अपनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये काम कौन शुरू करेगा, पुर्तगीज ही करेंगे। वास्को डी गामा, पुर्तगीज ट्रैवलर, डिस्कवर्ड द रूट टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मुझे बताओगे आप कहाँ पर है। 1498 में ये पहुंचता है और 1502 में ये फिर से आता है और यहाँ पर इसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। फ्रांसिस्को एल्मीडिया जो थे वो पहला गवर्नर बनाया था पुर्तगीज ने इंडिया में। ठीक है। गोवा वॉज रेस्टेड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ रूलर ऑफ बीजापुर, ये ले लिया था इन्होंने बाय अल्फोंसो डी एल्बुर्क, सेकंड गवर्नर जो था इंडिया में पुर्तगीज का। पुर्तगीज ने कैपिटल बनाई थी इंडिया में नींडो कुन्हा में। ठीक है। दियो एंड बिसिन वर टेकन बाय फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। हुगली lost to Portuguese, lost by Portuguese under the rule of शाहजहां। शाहजहां ने हुगली का को पोर्ट इनसे वापस ले लिया था। पुर्तगीज क्रिएटेड सेडेड बॉम्बे चार्ल्स सेकंड टू इंग्लैंड। ये इवेंट भी एक हुआ था, यहाँ पर शादी हो गई थी किसके बीच में, इंग्लैंड के प्रिंस और पुर्तगीज की प्रिंसेस के बीच में। ठीक है। तो पुर्तगीज ने इनको एज अ डाउरी क्या दे दिया था, बॉम्बे का रीजन दे दिया था, ये वाला। सीजीड बॉम्बे टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड एज ही मैरिड हिज सिस्टर। ठीक है। मराठास कैप्चर्ड सैलिसेट एंड बेसिन। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बट ऐसे पार्ट ऑफ बेसिक्स है तो हमें कवर करना पड़ता है। ये इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला, एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्लियर। पढ़ना तो सारा ही पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं वही आपको मार्क करवा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास डच। ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है 1602 में। ठीक है। वेरेंज ऑस्ट्रिंज कंपेन, ये नेम था कंपनी का। जैसे ब्रिटिशर्स की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ठीक है, वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही डच की ये कंपनी थी वेरेंज ऑस्ट्रिंज कंपेन। ये वहाँ की प्रोनाउंसिएशन में नाम है। ये फर्स्ट फैक्ट्री अपनी कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, मसूलीपट्टनम में। ठीक है। 1605 में। 1605 में एक इवेंट और हुआ था इंडिया में, क्या हुआ था बताओ। पल्लीकट, चिंचूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचिन saw the setting up of other Dutch factories. Dutch were defeated by British in the Battle of बेदारा। ठीक है। एंड मार्क द एंड ऑफ डच प्रेजेंस इन इंडिया। उसके बाद आ जाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। ठीक है। जो ब्रिटेन से आए हैं वो ब्रिटिश हो जाएंगे, जो फ्रांस से आए हैं वो फ्रेंच हो जाएंगे, जो डच से आए हैं वो डच हो जाएंगे, जो पुर्तगाल से आए हैं पोर्चुगीज हो जाएंगे। ठीक है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप ऑफ मर्चेंट फाउंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Mansaba 400 was granted as to Captain Hawkins, who visited to Jahangir's court in 1609. Jahangir court ambassador of King James I, called Sir Thomas Roe, acquired the फरमान। फरमान क्या था, ट्रेड करने का एक लाइसेंस था, एक तरह से लाइसेंस बोल सकते हैं हम इसको, कि ये आप जब भी ट्रैवल करोगे तो आपको वहाँ पर चुंगी नहीं देनी है, ऑक्ट्राई टैक्स नहीं देना है। और ये आज हमारे लिए कुछ टैक्स नहीं है, बट उस टाइम पर ऑक्ट्राई टैक्स बहुत इम्पोर्टेंट टैक्स होता था, क्योंकि हर चुंगी पे जब आप निकलोगे तो एक अमाउंट आप आज भी देते हो। लाइक कहीं पर 20 रुपये है, कहीं पर 40 रुपये है, कहीं 50 रुपये है, डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है। तो इस तरह से शाम को ये जब आप कलेक्शन करते हो तो ज़्यादा नहीं मैं बोलता, कोई लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट हो जाता है एक एक चुंगी पे भी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना टैक्स इकट्ठा करती है कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो भी होगी आज के ज़माने में, आज के टाइम में। ठीक है। बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपको समझ आ गया था, दहेज में मिला था। साइट ऑफ मद्रास वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम राजा ऑफ चंदनगिरी बाय फ्रांसिस डे।
ठीक है। इट वॉज नेम एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। हाँ जी। 1690 में जॉर्ज कैमरॉक सेटअप ए फैक्ट्री एट सुतानाती, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्वायर्ड जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस नेमली सुतानाती, कालीकोट एंड गोविंदपुर। दिस विलेजर्स लेटर बिकेम द सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। सुतानाती में ही नया एक फोर्ट बनेगा, उसको बोला जाएगा फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम के पीछे ही सारी लड़ाई शुरू हुई थी, और इस फोर्ट विलियम ने ही इंडिया की जो डिक्लाइन थी उसको लिखना शुरू कर दिया था। बेसिकली लिखा तो हमारे ही लोगों ने था, जो रिश्वत के पीछे जान निकाल देते थे अपनी, मतलब थोड़े से पैसों के पीछे अपना सब कुछ बेच बाच देंगे, और वही स्यापा हमारे साथ आज भी चल रहा है। Farooq Siyar was cured of a disease in 1715 by John Sunman, who was the governor of Calcutta, and William Hamilton. This allowed them to acquire a firman, which was referred as Magna Carta of the company in 1717. Clear? Next फ्रेंच आएंगे यहाँ पर। फ्रेंच की कंपनी का नाम ये था, कंपेगन डिस इंडोस, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, सेटअप हो रही है 1664 बाय कॉलबर्ट, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ लुइस 14। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप इन सूरत। ये सारे याद रखना किसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप हो रही है, और यही इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। और कौन सा गवर्नर इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बियॉन्ड नहीं कभी भी एसएससी पूछेगा। Masuliputam saw the establishment of second French factory at Makara. Francois Martin became the first governor of Pondicherry. The French had acquired Chandan Nagargor in Bengal in 1742, and this marked the beginning of Anglo-French conflict. Anglo-French conflict वो होगा जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में चलता रहेगा, ठीक है। 3 वॉर्स होंगी। मुझे लग रहा है आज के कंटेंट में ये शायद ये वाली स्लाइड्स कम होंगी, तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो आगे इसको हम समझाएंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। डांस का ये छोड़ दो, इसमें से कोई पूछेगा भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट का समझते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के पीछे का उससे पहले का मैं आपको स्टोरी बता दूं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी नहीं थे, मतलब इनकी वॉर हुई है जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 एंग्लो वॉर्स हुए हैं, ठीक है। जहाँ पर ये राइवलरी किसकी होगी, फॉर द पावर, फॉर कंट्रोल ओवर टेरिटरी। ऑब्वियसली जहाँ पर उनको सस्ते रॉ मटेरियल मिल रहे हैं वो उसके लिए लड़ेंगे, और ऐसी जगह लड़ेंगे जहाँ पर उनका कुछ नहीं जा रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स यूरोप से आए हैं, फ्रेंच यूरोप से आए हैं, लड़ कहाँ रहे हैं, इंडिया में। मतलब प्रॉब्लम किसको हो रही है, और क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रॉय कौन हो रहा है, इंडिया हो रहा है, और मज़े कौन लूटेगा, या तो ब्रिटिश लूटेंगे या ब्रिटिशर्स लूटेंगे या फ्रेंच लूटेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सीरीज़ में बता देता हूँ, जब पहली वॉर हुई एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, तो पहली एंग्लो फ्रेंच वॉर में फ्रांस जीत जाएगा, ठीक है। रीज़न, इनके पास एक सुपरमैन था, उसका नाम था ड्यूप्लेक्स, ठीक है। बहुत डेंजरस चीज़ था ये, जीत जाएगा। सेकेंड वॉर होगी, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, डुप्लेक्स फिर से इनके पास रहेगा और फ्रांस फिर से जीत जाएगा। फ्रांस जीता नहीं था, बट पार्शली जीता था, हम यहाँ पर ब्रिटिश ही बोल सकते हैं, ब्रिटिश पार्शली जीते थे। रीज़न क्या था, यहाँ पर भी डुप्लेक्स था, बट डुप्लेक्स उस टाइम पर फ्रांस चला गया था, ठीक है। थर्ड वॉर की बारी आएगी, थर्ड वॉर का रीज़न बनेगा हमारे पास बंगाल, और बंगाल में तो तब तक हमारा ब्रिटेन के पास एक सुपर हीरो आ चुका था,
उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत डेंजरस चीज़ था, ठीक है। और इस बंदे के साथ एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। ये इंसान क्या था, एक सर्वेंट था जो चाय सर्व करता था, ठीक है। चाय सर्व करने वाला बंदा था ये। और सभी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स परेशान बैठे हुए हैं कि फ्रांस को कैसे कंट्रोल करें। इंडिया में इस तरह से मीटिंग चल रही है सभी मेंबर्स में, ठीक है। और ब्रिटेन में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर इंसान की सुनी जाती है, ठीक है। जब मीटिंग चल रही थी तो ये चाय सर्व करने आया, तो इसने बोल दिया कि सर मैं कुछ बोलूं, तो इसकी सुनी गई। तो इसने उस टाइम पर अपने 3 मेथड्स दिए थे जिसके थ्रू इसने फ्रांस को कंट्रोल कर लिया था। सॉरी, यहाँ पर फ्रांस को कंट्रोल कर लिया और फ्रांस यहाँ पर हार गया और इंडिया में कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये 3 रीज़न क्या थे ये समझाऊंगा तो कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, बट आधा घंटा लगेगा। और आधा घंटा अभी आपके लिए मैं वेस्ट नहीं कर सकता, बट हाँ कभी हमारे पास टाइम होगा जब कोर्स कंप्लीट करने का तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इसके पीछे के रीज़न। बट आप इतना समझ लो कि इस तरह से फ्रेंच वॉर्स हुए हैं, इसके पीछे जो ट्रीटी साइन हुई हैं वो आप करोगे। ये टेबल बनाना है आपने और इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं आप स्टोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल का। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल किस तरह से हुआ, किसका कितना कहाँ पर किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा वो समझ लेते हैं। तो अंडर द रॉयल फरमान मतलब परमिशन है, ठीक है, ग्रांटेड बाय मुगल एम्पर फारूक सियार, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड प्रिविलेज विच अलाउड देम टू फ्रीडम टू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन देयर गुड्स विदाउट बीइंग लेविड टैक्सेस इन बंगाल। तो कोई टैक्स नहीं देना है और अपने ट्रेड बढ़ाए जाने हैं, अपने मस्ती में घूमना है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, राजा की जो ट्रेजरी है उसको वो हो रहा था, हर्ट हो रहा था। द ब्रिटिश वर ग्रांटेड द राइट टू यूटिलाइज पास कॉल दस्तक, ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव फ्रीली देयर गुड्स। कंपनी सर्वेंट्स ऑल्सो परमिटेड टू ट्रेड बट नॉट कवर्ड बाय द फरमान, ठीक है। फिर आज जब सिराजुद्दौला पावर ले लेता है कहाँ पर, बंगाल में, तो वो ये सब चीज़ें बदतमीजियाँ देख रहा होता है, ठीक है। ही फेस द ग्रेव चैलेंजेस फ्रॉम द राइवल्स गस्ती बेगम ऑफ ढाका एंड शौकत, ठीक है। ब्रिटिशर स्ट्रिक्टली सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि आप दस्तक को बिना मतलब का यूज़ नहीं करोगे, आप लिमिटेड यूज़ करोगे। सिराजुद्दौला asked both the English and French to pull down their fortification. The French compiled, but English refused to obey. तो इंग्लिश जो ब्रिटेन के लोग थे ये शुरू से ही अपनी हरकतें दिखा रहे थे और सिराजुद्दौला इन चीज़ों को समझ भी रहा था। Seizing the English factory at Qasim Bazaar when सिराजुद्दौला response and he subsequently took over Fort Williams in 1756, ये इसने वापस जीत लिया। इसको बोला जाता है ब्लैक होल एपिसोड। ब्लैक होल एपिसोड में इसने क्या किया था, इसने जब अटैक किया था तो जितने भी लोग वहाँ पर थे, कहाँ पर, इस फोर्ट में, तो इसने सभी को एक छोटे से कमरे में डाल दिया था और वहाँ पर वो लोग सफोकेशन से मरे थे, सफोकेशन से मरे थे। और इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है। इस वजह से ब्रिटेन और वो हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा किससे, मतलब सिराजुद्दौला से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स अंडर कॉर्नल क्लाइव, ये वही है रॉबर्ट क्लाइव, एंड एडमिरल वाटसन अराइव्ड फ्रॉम मद्रास। दे टुक ओवर कैलकाटा वंस अगेन एंड प्लंडर्ड हुगली। In early 1757, the Treaty of Ali Nagar was forced between the Nawab and the Britain, through which each and every demand of British was conceded. उन्होंने हर डिमांड अपनी मनवाई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से उनके पास पावर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब सिराजुद्दौला की पावर, सिराजुद्दौला थोड़ा वीक हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी इम्पॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी, ये 1757 की बैटल है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बार बार।
फेटफुल बैटल वाज ओनली इन नेम, ठीक है। द मेजर पार्ट्स ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय ट्राइएटर्स, ठीक है। ये बेसिकली लड़ाई हुई ही नहीं थी क्योंकि राजा के जो अपने खास बंदे थे वो सारे बिक चुके थे पहले ही। तो दोनों पार्टीज जब लड़ने आ रही हैं तो 15 मिनट में वॉर ख़त्म हो रही है, 15 मिनट में, ठीक है। अब लड़ेगा राजा कैसे जब उसके पास आर्मी होगी, जब आर्मी सरेंडर कर चुकी है तो राजा क्या ही जीते, क्या ही लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला को उतार के ये मीर जाफ़र को सीट पे बिठाएंगे अब, ठीक है। और ये हमेशा से क्या रहेगा, मतलब पपेट रहेगा, गुलाम रहेगा इसका अंग्रेज़ों का। और जब तक इसके थ्रू काम चलेगा ये अंग्रेज़ तब तक चलाएंगे, जब इससे भी काम ख़त्म हो जाएगा फिर किसी और को बिठाएंगे और अगला बंदा होगा मीर कासिम, ठीक है। तो इसने भी दीवानी और ये दस्तक दे रखा था इनको, प्रॉब्लम कर रहा था। और जब इसमें से ख़त्म हो गया सारा पोटेंशियल, इन्होंने किसको बिठा दिया, मीर कासिम को। मीर कासिम ग्रांटेड द ज़मींदारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवन, मिदनापुर और चित्तगोंग टू द इंग्लिश एज ए रिवॉर्ड फॉर इंस्टेटिंग हिम एज नवाब. In order to evade internal custom duties, he also checked the company's misuse of Farman in 1717. 1763, he broke out between English and Mir Qasim and Nawab was defeated in a series of encounters. तो राजा को भी इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। मीर कासिम यहाँ से भाग जाते हैं जब इनको मार पड़ती है, किससे, अंग्रेज़ों से। तो ये जाके बैठ जाते हैं कहाँ पर, अवध में, ठीक है। उस टाइम अवध को लिखा जाता था इस तरह से, आउध, OUDH लिखते थे, आउध। बट प्रोनाउंसिएशन क्या है मैटर नहीं करती, बट अवध में ये जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर एक बदतमीज़ राजा और आगे बैठा हुआ है, और कौन राजा है वो गेस करोगे तो फनी लगेगा आपको। वो राजा है हमारे पास मुग़लों में राजा शाह आलम सेकंड, ठीक है। यहाँ पर बैटल फिर से एक और बैटल होगी, इसको बोला जाएगा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। ये इम्पोर्टेंट बैटल हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ समझने की ट्राई करिए। यहाँ पर एक साइड है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड कौन कौन है, मीर कासिम, अवध का राजा, ठीक है, और शाह आलम सेकंड। सभी की टेरिटरी देखिए, मैं बता देता हूँ। मीर कासिम बंगाल, पूरा बंगाल, उस टाइम का, आज का बंगाल नहीं, उस टाइम मतलब आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है, बिहार का कुछ पार्ट, उड़ीसा का कुछ पार्ट, झारखंड का कुछ पार्ट, और इस साइड आसाम का कुछ पार्ट। मतलब इतना बड़ा बंगाल था उस टाइम पर, इस तरह से, ठीक है। अवध की स्टेट कितनी हो गई, जो यहाँ पर बिहार बच रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश पूरा, ये बिहार पूरा, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, इतना बड़ा, ठीक है। और दिल्ली का तख्त, दिल्ली में कौन था उस टाइम, शाह आलम सेकंड। तो दिल्ली जितनी भी थी, दिल्ली के अंडर जितना एरिया था वो सारा यहीं पर आ जाएगा, मतलब इनके अंडर आ जाएगा। अब ये बैटल हो रही है 1764 में, मतलब इस तरह से इसको मान लीजिए, 1764 में ये बैटल हो रही है, और यहाँ पर ये 3 गधे राजा ख़त्म हो रहे हैं और खुद हार रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही ये जीतेंगे तो बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया, अवध इनके कंट्रोल में आ गया, और दिल्ली भी इनके कंट्रोल में आ गई। मतलब एक बैटल ऑफ बक्सर क्या कर रही है, मतलब नॉर्थ इंडिया की पूरी बेल्ट ब्रिटिशर्स के पास जा रही है अब एक बैटल से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बैटल इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब आज अगर मैं इंडिया यहाँ पर बनाऊँ, आपको यहाँ ट्राई करूँ मैं समझाने की, अगर आज इंडिया इस तरह से है, मतलब आप इसको जज नहीं करना, बट सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इस चीज़ को, कि मतलब उस टाइम अगर इस तरह से अगर मेरा इंडिया है, मतलब इस तरह से है, तो ये इतना रीजन इनके पास जा रहा है अब, इतना रीजन इस तरह से, ठीक है। तो इतना बड़ा रीजन जब उनको मिल रहा है तो क्या वो कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर अब ब्रिटिश रूल है,
अब दिल्ली के अंडर जो जो स्टेट्स थी वो सारी इनके अंडर आ गई, बंगाल तो इनके अंडर आ चुका था। अवध को ये कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, अवध को रखेंगे फर्स्ट फ्रेंड एंड लास्ट एनिमी की तरह, मतलब लास्ट तक इसको इससे सारी खबरें निकलवाएंगे और एंड में इसको पकड़ के थप्पड़ थप्पड़ से मारेंगे कि इतना बेवकूफ़ राजा कैसे हो सकता है, ये बना वहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। ये हो गया बैटल ऑफ बक्सर, आपको बता दी मैंने। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सारा आज गया। निज़ामुद्दौला साइंड ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। डिस्बैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ डिप्टी सूबेदार हु वाज टू नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। क्लियर है, ये पॉइंट सारे हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द सिस्टम इज नोन इन हिस्ट्री इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, थ्रू दिस डुअल गवर्नमेंट द रियल पावर बेस्टोर्ड अपॉन इंग्लिश व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन बाय द नवाब ऑफ बंगाल। तो रियल पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है, और फेस किसका बनाया हुआ है? बंगाल के नवाब का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंडेड द डुअल गवर्नमेंट, और ऐसे ही इन्होंने सिंध को भी एनेक्स कर लिया था। 3 इंपॉर्टेंट कॉज टू एनेक्स सिंध वाज commercial possibilities to of the Indus, British fear of to expansion to Russian Empire to cost, British desire to increase its influence in Persian Afghanistan। ये सारे important events है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल 7 इंपॉर्टेंट आएंगे, 7 हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल पहले चलेंगे जब तक कंपनी का रूल रहेगा। ठीक है, कंपनी का रूल जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? वाइस रॉयज आ जाएंगे। ठीक है, वो आ जाएंगे क्राउन रूल के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर कौन रहेंगे? गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स। क्लियर? तो पहला गवर्नर कौन बनता है इंडिया में? आ गया रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहेगा? 1757 से 1760 तक, और 1765 में फिर से आएगा, 67 तक रहेगा। डुअल गवर्नमेंट बंगाल में लाई थी। कंपनी सर्वेंट्स वर प्रोहिबिटेड टू पार्टेक इन प्राइवेट ट्रेड। ही ऑल्सो मेड द पेमेंट ऑफ इंटरनल ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी। तो इंटरनल ड्यूटीज पे जो टैक्स देना होगा वो ट्रेडर्स को अब देना पड़ेगा। बंगाल वाइट म्यूटिनी बाय वाइट ब्रिगेड टुक प्लेस एट इलाहाबाद एंड मुंगेर, एंड द म्यूटिनर्स वर अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर देयर क्राइम। जो भी उन्होंने गलत एक्टिविटीज़ की थी उसके लिए। ये बंगाल की वाइट म्यूटिनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ये वाली आज तक पूछी नहीं गई है, बट म्यूटिनीज जितनी भी होंगी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का इवेंट चल रहा था पिछले साल तक, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? क्रिमिनल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लाया था। ठीक है, रिवर्स एनुअल सेटलमेंट को ख़त्म किया था, और मेड अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ अदर रेवेन्यूज कॉल्ड कोडिफाइड हिंदू एंड मुस्लिम लॉस के थ्रू। ट्रायल ऑफ नंद कुमार यहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ दो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने एस्टैब्लिश करवाई थी विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स, एसोसिएटेड विद द चेत सिंह बनारस अफेयर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इज रिटर्न इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, ये डुअल गवर्नमेंट एंड की थी इन्होंने 1772 में। मनुस लॉज वर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश कोड बाय गेंटू लॉस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1772 में दीवानी एंड फौजदारी अदालत इन्होंने ही लाई थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन्हीं के टाइम पर आया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के टाइम पर इंपॉर्टेंट हुई थी। विल्किंस ट्रांसलेटेड गीता, ये रहने दो। 1780 जॉर्ज सीकी स्टार्टेड ए वीकली पेपर कॉल्ड बंगाल गैजेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिनको मैंने टिक किया हुआ है ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो जो मैंने टिक किए हैं। क्लियर? एक और कर लेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, कल हम और बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। संस्कृत कॉलेज इन्होंने बनाया था, बनारस वाला। ठीक है, बाय जॉनथन डंकन। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लाया है। पुलिस सिस्टम इन्होंने लाया था, मतलब इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट मैं इंक चेंज कर लूँ।
फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत लाई थी इन्होंने, ठीक है। जजेस आए थे जहाँ पर इंडियन जजेस भी अब इलेक्ट होके आ रहे थे, मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब में आ रहे थे, ठीक है। सदर निज़ामत अदालत को रिप्लेस कर दिया था क्योंकि अब ब्रिटिश लॉज आ रहे थे। कॉर्नवालिस कोड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, सेपरेशन ऑफ पावर्स जहाँ पर दिखाई गई थी। कलेक्टर वाज divested of judicial and magisterial power. He was head of the revenue administration. डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर अपॉइंट हुए थे एट द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के कल करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे का लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।